अपराधी की नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है, उस पावर स्ट्रक्चर की है जिसने एक साधारण से स्कूल टीचर को दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बनने की इजाज़त दी। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींद उड़ा देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये शुरू कहाँ से हुआ? कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिना किसी फाइनेंस डिग्री के वॉल स्ट्रीट का मनी मैनेजर बन गया? इसके पीछे का सच इतना गहरा और अंधेरा है कि उसे समझना ज़रूरी है। कहानी शुरू होती है 1970s के दशक के न्यूयॉर्क से। एप्स्टीन कोई अमीर खानदान से नहीं था। वो कोनी आइलैंड में पला बढ़ा, एक मिडिल क्लास यहूदी परिवार में। 1974 में उसे मैनहट्टन के प्रतिष्ठित डाल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथ पढ़ाने की नौकरी मिली। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उसके पास कॉलेज डिग्री तक नहीं थी। फिर भी डाल्टन के हेडमास्टर डोनाल्ड बार ने उसे हायर किया। डोनाल्ड बार, जो कि पूर्व अटॉर्नी जनरल बिल बार के पिता थे। ये पहला संयोग यानी कोइंसिडेंस था। डाल्टन में ही एप्स्टीन ने वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों के बच्चों को पढ़ाया और वहीं से उसका इंट्रोडक्शन हुआ बेयर स्टर्न्स के चेयरमैन एस ग्रीनबर्ग से। 1976 में एप्स्टीन ने टीचिंग छोड़ दी और बेयर स्टर्न्स ज्वाइन किया। वहां उसने फाइनेंस की ABCD सीखी। वो तेज था, एम्बिशियस था और किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन 1981 में उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसने रेगुलेटरी रूल्स तोड़े थे। एक नॉर्मल आदमी का करियर यहीं खत्म हो जाता, लेकिन एप्स्टीन का करियर यहीं से शुरू हुआ। यहां एंटर करता है स्टीवन हॉफनबर्ग। हॉफनबर्ग, जो टावर्स फाइनेंशियल का मालिक था, एक मैसिव डेट कलेक्शन एजेंसी। हॉफनबर्ग ने एप्स्टीन को हायर किया एक कंसल्टेंट के रूप में। हॉफनबर्ग ने बाद में कई इंटरव्यूज में बताया कि एप्स्टीन टावर्स फाइनेंशियल की पॉन्जी स्कीम का मास्टरमाइंड था। यह स्कीम इतिहास की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम्स में से एक थी। $450 मिलियन का फ्रॉड। जब यह स्कीम फटी तो हॉफनबर्ग को 20 साल की जेल हुई। लेकिन एप्स्टीन पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसे कभी चार्ज ही नहीं किया गया। कहा जाता है कि यही वो वक्त था जब एप्स्टीन ने सीखा कि अगर आपके पास सही कनेक्शंस हैं तो आप कानून से ऊपर हैं। इस फ्रॉड के दौरान एप्स्टीन ने करोड़ों कमाए, लेकिन उसका असली गोल्डन टिकट था लेस्ली वेक्सनर। लेस वेक्सनर, जो द लिमिटेड और विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक थे, ओहायो के सबसे अमीर आदमी। 1980s के दशक के अंत में एप्स्टीन ने वेक्सनर का ट्रस्ट जीत लिया। ये रिश्ता आज तक एक मिस्ट्री है। एप्स्टीन वेक्सनर का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया, इतना क्लोज कि वेक्सनर ने उसे अपनी पूरी दौलत का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। सोचिए, एक बिलियनर अपनी पूरी संपत्ति का कंट्रोल एक ऐसे आदमी को दे रहा है जिसका बैकग्राउंड फ्रॉड से भरा है। एप्स्टीन ने वेक्सनर के पैसे का इस्तेमाल करके अपनी एम्पायर खड़ी की। न्यूयॉर्क का वो मैसिव 9 स्टोरी मैंशन जो कभी वेक्सनर का था, वो एप्स्टीन को ट्रांसफर हो गया बिना किसी कैश एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स के। उसका प्राइवेट प्लेन बोइंग 727, जिसे बाद में लोलिता एक्सप्रेस कहा गया, वो भी इसी दौलत से खरीदा गया। 1990s का दशक आते आते एप्स्टीन ने खुद को एक बिलियनर के रूप में ब्रांड कर लिया था। वो कहता था कि वो सिर्फ बिलियनर्स का पैसा मैनेज करता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके क्लाइंट्स की लिस्ट में वेक्सनर के अलावा मुश्किल से कोई और नाम कंफर्म हो पाया। तो पैसा आ कहां से रहा था? ये वो फेज था जब एप्स्टीन ने साइंस और फिलांथ्रफी का मुखौटा पहना। उसने हार्वर्ड और MIT जैसे इंस्टीट्यूट्स को डोनेट करना शुरू किया। वो साइंटिस्ट्स के बीच बैठता, उन्हें फंडिंग देता और बदले में उन्हें अपनी पार्टीज में बुलाता। ये एक सेटअप था, एक लेजिटिमेसी का कवर, क्योंकि पर्दे के पीछे एप्स्टीन कुछ और ही प्लान कर रहा था। एक ऐसा नेटवर्क जो बैंकिंग और फाइनेंस से परे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चलता था। उसने समझ लिया था कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका पैसा नहीं, बल्कि उनकी कमजोरियां हैं। और यहीं से शुरू हुई द ऑपरेशन। जब हम जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह कोई रैंडम क्राइम नहीं था। ये एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह चलने वाला ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का CEO था एप्स्टीन, लेकिन इसकी COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी गिस्लेन मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल, जो एक ब्रिटिश मीडिया टाइकून और सस्पेक्टेड इंटेलिजेंस एसेट थे, उनकी बेटी। जब 1991 में रॉबर्ट मैक्सवेल की मिस्टीरियस डेथ हुई, गिस्लेन न्यूयॉर्क आई और एप्स्टीन पार्टनर बन गई। सिर्फ रोमांटिक पार्टनर नहीं, बल्कि क्राइम पार्टनर। गिस्लेन मैक्सवेल का रोल सबसे खतरनाक था। वो एक औरत थीं, सोफिस्टिकेटेड थीं, हाई सोसाइटी से थीं। वो यंग लड़कियों के लिए सेफ लगती थीं। विक्टिम्स जैसे वर्जीनिया रॉबर्ट्स और मारिया फार्मर ने बताया कि कैसे गिस्लेन उन्हें अप्रोच करती थीं। वो उन्हें सपने दिखाती थीं, मॉडलिंग का करियर, एजुकेशन की फंडिंग या बस अच्छी जॉब।
वो उन्हें कंफर्ट फील कराती थीं और फिर उन्हें एप्स्टीन के सामने पेश करती थीं। इस प्रोसेस को ग्रूमिंग कहते हैं। एप्स्टीन का नेटवर्क एक पिरामिड स्कीम की तरह काम करता था। वो एक लड़की को रिक्रूट करते, उसका अब्यूज़ करते और फिर उसी लड़की को फोर्स करते कि वो और लड़कियां लेकर आएं। इस तरह उन्हें कभी खुद शिकार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, शिकार खुद चलकर उनके पास आता था। इस नेटवर्क का कोड वर्ड था मसाज। एप्स्टीन दिन में 3 से 4 बार मसाज लेता था, लेकिन ये मसाज प्रोफेशनल नहीं थे, ये सेक्सुअल अब्यूज़ का एक डिस्गाइज्ड रूप था। इस पूरे खेल के लिए एप्स्टीन ने स्पेसिफिक लोकेशंस तैयार की थीं, जो किसी किले से कम नहीं थीं। न्यूयॉर्क का मैंशन, जहां हर कमरे में कैमरास होने की बात कही जाती है। पाम बीच का घर, जहां लोकल पुलिस को अक्सर ब्राइब्स और गिफ्ट्स देकर चुप रखा जाता था। न्यू मैक्सिको का जोरो रांच, जो रेगुलर सिविलाइजेशन से इतना दूर था कि वहां चीखें किसी को सुनाई नहीं देती थीं। और सबसे बदनाम लिटिल सेंट जेम्स, यूएस वर्जिन आइलैंड्स का वो प्राइवेट आइलैंड जिसे लोकल्स पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। लिटिल सेंट जेम्स सिर्फ एक वेकेशन स्पॉट नहीं था, वो इस ऑपरेशन का हेडक्वार्टर था। वहां जाने का सिर्फ एक रास्ता था, एप्स्टीन की बोट या उसका हेलीकॉप्टर। वहां काम करने वाले स्टाफ को स्ट्रिक्ट नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन कराए जाते थे। आइलैंड पर एक मिस्टीरियस टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर था, जिसका मकसद आज तक क्लियर नहीं है। कई विक्टिम्स ने बताया कि वहां उनके पासपोर्ट्स ले लिए जाते थे ताकि वो भाग न सकें। वो आइलैंड इंटरनेशनल वाटर्स और यूएस लॉज के बीच एक ग्रे एरिया की तरह ऑपरेट करता था। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि ये सब हो रहा था, सबसे डरावना ये है कि ये सब खुलेआम हो रहा था। एप्स्टीन अपने प्लेन लोलिता एक्सप्रेस में इन लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करता था। फ्लाइट लॉग्स में हजारों एंट्रीज हैं। इन लॉग्स में सिर्फ लड़कियों के नाम नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम भी हैं। सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े लोग, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और पुलिस वहां मौजूद थी, तो किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं, या फिर सबने देखकर अनजान बनने का फैसला किया। गिस्लेन मैक्सवेल ने इस सिस्टम को इतना रिफाइन कर दिया था कि एप्स्टीन को कभी हाथ गंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जब तक कि विक्टिम पूरी तरह ट्रैप ना हो जाए। वो विक्टिम्स को इमोशनल ब्लैकमेल करती थीं, उन्हें बताती थीं कि एप्स्टीन उनकी हेल्प कर रहा है और अगर वो भागे तो वो बर्बाद हो जाएंगी। ये एक साइकोलॉजिकल जेल थी जो सालों तक चली, और जब तक एफबीआई ने दरवाजे पर दस्तक दी, तब तक हजारों जिंदगियां तबाह हो चुकी थीं। और उसके पैसे में नहीं, उसकी लिटिल ब्लैक बुक में थी। ये वो डायरी थी जिसमें उसके सभी कॉन्टैक्ट्स के नाम और नंबर्स थे। जब ये बुक पब्लिक हुई तो दुनिया हिल गई। इसमें सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के नाम थे। इसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू का नाम था। इसमें हॉलीवुड स्टार्स, नोबेल प्राइज विनर्स और दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स के नाम थे। बिल क्लिंटन के बारे में फ्लाइट लॉग्स बताते हैं कि उन्होंने एप्स्टीन के प्लेन में कई बार सफ़र किया, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 बार। प्रिंस एंड्रू पर तो वर्जीनिया रॉबर्ट्स ने डायरेक्ट आरोप लगाया कि उन्होंने एप्स्टीन के आइलैंड और लंदन के घर में उसका अब्यूज़ किया। लेकिन एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए नहीं था। कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक कॉम्प्रोमैट ऑपरेशन था। कॉम्प्रोमैट एक रशियन टर्म है जिसका मतलब है कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल कलेक्ट करना ताकि किसी को ब्लैकमेल किया जा सके। क्या एप्स्टीन इन पावरफुल लोगों को रिकॉर्ड कर रहा था? उसके घरों में छुपे हुए कैमरास और माइक्रोफोन की रिपोर्ट्स मिली हैं। न्यूयॉर्क मैंशन के रेड के दौरान पुलिस को हार्ड ड्राइव्स और सीडीज का ढेर मिला था। अगर एप्स्टीन के पास दुनिया के लीडर्स की ऑब्जेक्शनेबल टेप्स थीं, तो ये एक्सप्लेन करता है कि वो इतने सालों तक अनटचेबल क्यों रहा। इस थियरी को बल मिलता है 2008 के उस कुख्यात केस से। 2005 में पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। उनके पास सॉलिड प्रूफ थे, उनके पास गवाह थे। एक नॉर्मल सिनेरियो में एप्स्टीन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन तब हुआ कुछ ऐसा जो अमेरिकन जुडिशियल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा में एप्स्टीन को एक नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट दिया। इस डील के तहत एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की जेल हुई, वो भी एक प्राइवेट विंग में, जहां उसे दिन में 12 घंटे बाहर जाकर काम करने की इजाजत थी। और सबसे बड़ी बात, इस डील ने एप्स्टीन के साथ साथ उसके पोटेंशियल को-कॉन्स्पिरेटर्स को भी इम्यूनिटी दे दी। जब बाद में अलेक्जेंडर अकोस्टा से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सॉफ्ट डील क्यों दी, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया था कि एप्स्टीन इंटेलिजेंस का आदमी है और मैं इस मामले से दूर रहूं। आई वॉज टोल्ड एप्स्टीन बिलोंग टू इंटेलिजेंस। ये लाइन, ही बिलोंग टू इंटेलिजेंस, सबसे बड़ा क्लू है। किसकी इंटेलिजेंस? CIA, मोसाद,
एप्स्टीन के फादर इन लॉ फिगर रॉबर्ट मैक्सवेल के मोसाद के साथ गहरे लिंक्स थे। क्या एप्स्टीन उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा था? क्या वो अमेरिकन पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट्स के सीक्रेट्स इजराइल या किसी और देश को बेच रहा था? एप्स्टीन का ऑब्सेशन सिर्फ पावर से नहीं, जेनेटिक्स से भी था। वो ट्रांस ह्यूमनिज्म में बिलीव करता था। वो चाहता था कि उसका डीएनए दुनिया में फैलाया जाए। उसने साइंटिस्ट्स को मिलियंस डोनेट किए ताकि वो यूजेनिक्स पर रिसर्च करें। वो अपने न्यू मैक्सिको रैंच पर एक बेबी फैक्ट्री बनाना चाहता था। ये बातें किसी साइंस फिक्शन विलन की लगती हैं, लेकिन ये एप्स्टीन की रियलिटी थी। वो खुद को इंसानियत से ऊपर समझता था, लेकिन 2008 की डील ने उसे बचाया नहीं, बल्कि उसे और निडर यानी बोल्ड बना दिया। उसे लगा कि अब उसे कोई छू नहीं सकता। उसने अपना ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वक्त बदल रहा है। मी टू मूवमेंट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक नई लहर आने वाली थी, जो उसके इस भेड़िए के मुखड़े को फाड़ कर रख देगी। और जेफरी एप्स्टीन के एम्पायर का अंत शुरू हुआ जूली के ब्राउन की वजह से। मियामी हेरल्ड की इस जर्नलिस्ट ने 2018 में वो किया जो पूरा यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट नहीं कर पाया था। उन्होंने एप्स्टीन के पुराने केस को खोदा, विक्टिम्स को ढूंढा और दुनिया को बताया कि कैसे 2008 में इंसाफ का गला घूंटा गया था। इस रिपोर्टिंग ने पब्लिक प्रेशर क्रिएट किया और जुलाई 2019 में एप्स्टीन को टेटरबोरो एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, जब वो पेरिस से वापस आ रहा था। इस बार मामला अलग था। बेल डिनाई कर दी गई। उसे न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में डाला गया, जो अमेरिका की सबसे सिक्योर जेल्स में से एक है। एप्स्टीन को पता था कि इस बार वो बाहर नहीं आएगा। उसके पावरफुल दोस्त गायब हो चुके थे। क्लिंटन, ट्रंप, वेक्सनर, सब ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। वो अकेला था। 23 जुलाई 2019 को एप्स्टीन अपनी सेल में बेहोश मिला। उसके गले पर निशान थे। उसे सुसाइड वॉच पर डाला गया। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद सुसाइड वॉच हटा दिया गया। उसे एक नॉर्मल सेल में शिफ्ट किया गया। उसका सेलमेट था निकोलस टाटाग्लियोन, एक एक्स कॉप जो क्वाड्रपल मर्डर के चार्ज में था। लेकिन जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई, टाटाग्लियोन को वहां से हटा दिया गया था। एप्स्टीन उस रात अकेला था। 9 अगस्त की रात और 10 अगस्त की सुबह के बीच जो हुआ, वो आज भी एक राज है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात जेल के कैमराज जो एप्स्टीन की सेल को कवर कर रहे थे, वो खराब हो गए थे। दोनों गार्ड्स टोवा नोएल और माइकल थॉमस जो ड्यूटी पर थे, वो सो गए थे और उन्होंने लॉग बुक्स फेक की थीं। सुबह 6:30 बजे एप्स्टीन डेड पाया गया, चादर का फंदा बनाकर लटका हुआ। ऑफिशियल वर्डिक्ट आई सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एप्स्टीन के भाई ने फेमस पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बैडन को हायर किया ऑटोप्सी ऑब्जर्व करने के लिए। डॉक्टर बैडन ने रिवील किया कि एप्स्टीन के गले की हायोइड बोन और दूसरी हड्डियां टूटी हुई थीं। ऐसी फ्रैक्चर्स हैंगिंग में रेयर होती हैं, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटने में कॉमन होती हैं। डॉक्टर बैडन का कहना था ये सुसाइड कम और होमिसाइड ज़्यादा लगता है। सोचिए, दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल प्रिजनर, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े लोगों के राज हैं, वो एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल में कैमराज के ब्रेकडाउन और गार्ड्स के सो जाने के बीच मर जाता है। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर ये एक वेल प्लान्ड क्लीन अप ऑपरेशन था? एप्स्टीन की मौत के साथ ही क्रिमिनल केस टेक्निकली खत्म हो गया। मुर्दे कभी राज नहीं खोलते, लेकिन विक्टिम्स के लिए जंग जारी रही। 2021 में गिस्लेन मैक्सवेल को अरेस्ट किया गया और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। 2024 में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स अनसील हुए, जिनमें कई बड़े नाम कंफर्म हुए। लेकिन सवाल वही का वही है, एप्स्टीन का असली बॉस कौन था? वो किसके लिए काम कर रहा था? और वो वीडियो टेप्स, वो कॉम्प्रोमैट, वो कहाँ गए? जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि जब पैसा और ताकत हद से गुजर जाए तो इंसान शैतान बन जाता है। एप्स्टीन चला गया, लेकिन उसने जो सिस्टम बनाया था और जो लोग उस सिस्टम का हिस्सा थे, वो आज भी यहीं हैं, शायद आपके आसपास, शायद टीवी स्क्रीन पर। सच्चाई का एक बड़ा हिस्सा उस सेल में एप्स्टीन के साथ ही दफन हो गया, और शायद कुछ लोग यही चाहते थे।